नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल केकेजी क्लासेस में। बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुंतल और आज हम बात करने जा रहे हैं 12th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। बच्चों, वन शॉट वीडियो के अंदर मैं सारे MCQs, वन लाइनर क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन और 5 मार्क्स के क्वेश्चन जितने भी अब तक इस चैप्टर से बने हैं बोर्ड में, उन सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ और मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँगा कि जहाँ से क्वेश्चंस आपके पेपर में बनने वाले होंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। आपके पास एक केमिकल रिएक्शन दे रखी है, आपसे पूछा है रिएक्शन का ऑर्डर निकालिए। ठीक है बच्चा, आपके पास ऑर्डर निकालने के तरीके कौन कौन से होते हैं, पहले मैं आपको वो समझा देता हूँ। किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर निकालने के लिए हमारे पास जो थ्योरी थी, गुलबर्ग और वागे के अकॉर्डिंग एक थ्योरी थी जिसमें उन्होंने कहा था जब भी आप कोई रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, उस रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आप कंसंट्रेशन की पावर में कुछ वैल्यूज को पुट करेंगे। ये वैल्यूज स्टोइकियोमेट्री भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती। गुलबर्ग और वागे के अकॉर्डिंग जब भी आप इन पावर्स को, स्टोइकियोमेट्रिक पावर्स को सम कर देते हैं तो आपको किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर मिल जाता है। एक तरीका तो आपके पास ये है किसी भी ऑर्डर को फाइंड आउट करने का। दूसरा तरीका है आपके पास कोई भी प्रैक्टिकल मेथड, और हम प्रैक्टिकल मेथड कर नहीं सकते। तो तीसरा तरीका हमारे पास है, कुछ रिएक्शंस को हम कैटालिस्ट के बेसिस पे और होने वाली उनके डिकम्पोजिशन या डिके के बेसिस पे हम उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ऐसी रिएक्शंस का ऑर्डर हमेशा फिक्स पाया जाता है, इसीलिए एग्जाम में बनने वाले सवाल हमेशा फिक्स ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से पूछे जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपसे जो रिएक्शन पूछी है, बेटा आप यदि इस रिएक्शन का कैटालिस्ट देखें, इस रिएक्शन का कैटालिस्ट है HNu। HNu का मतलब है ऐसी रिएक्शंस जो लाइट में या फिर सनलाइट में कंप्लीट हों। ऐसी रिएक्शंस को एक नाम और दिया जाता है, ऐसी रिएक्शंस को फोटोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। अब आपको ये याद रखना होगा, दुनिया की सारी फोटोकेमिकल रिएक्शंस हमेशा 0 ऑर्डर की पाई जाती हैं, इसलिए इस रिएक्शन का सही आंसर होगा 0 ऑर्डर। अब आपसे एग्जाम में जब भी पूछे सनलाइट के प्रेजेंस में या फिर लाइट की प्रेजेंस में या फिर HNu लिख के दे, तब भी आप आंसर क्या लगा के आएंगे, 0 ऑर्डर। ठीक है बात। अगला सवाल है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय द कैटालिस्ट। इन चारों ऑप्शन में से ऐसी कौन सी चीज है जो किसी भी रिएक्शन के अंदर कैटालिस्ट की वजह से अफेक्ट हो जाती है। आपको ये समझना होगा, किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए आपके पास 3 चीजें होती हैं। एक होता है रिएक्टेंट, जिसे आप कन्वर्ट करते हैं किसी भी प्रोडक्ट P के अंदर। कन्वर्ट करने के लिए आपको जरूरत होती है किसी भी एक कैटालिस्ट की। ठीक है बात। अब कैटालिस्ट 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक होते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। एक होते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक होते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट हमेशा क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को घटाते हैं, वहीं नेगेटिव कैटालिस्ट किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाते हैं। मींस कहने का मतलब यह है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर यदि आपके पास कैटालिस्ट प्रेजेंट हो तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में हमेशा एक्टिवेशन एनर्जी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बात। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा भैया, एक्टिवेशन एनर्जी। चलिए अगला सवाल है आपके पास, द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए 0 ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू। किसी भी रिएक्शन का आपको हाफ लाइफ निकालना है और रिएक्शन का ऑर्डर दे रखा है 0। तो आपको ये याद रखना होगा, किसी भी 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ते हैं, 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन पढ़ते हैं, वो क्या होती है, वो होती है KT इज इक्वल्स टू R0 माइनस RT। ठीक है बात। ये होती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। लेकिन जब भी आपसे पूछे हाफ लाइफ के बारे में तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर क्या चेंजेस करने हैं, आपको T की जगह पे रखना है T/2 यानी कि T हाफ, और आपको इनिशियल कंसंट्रेशन को क्या मान के चलना है, हाफ मान के चलना है। आप RT की जगह पे क्या रखेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन को आपने हाफ कर दिया। बस इतना करने के बाद में जब आप इन सारी वैल्यूज को इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास फॉर्मूला आता है T हाफ
इज इक्वल्स टू R0/2K। ये फॉर्मूला आपके पास आता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप ऑप्शन छांटिए इसमें से R0/2K। स्लोप की अगर बात करें, आगे क्वेश्चन आएगा स्लोप का, मैं वहीं पे आपको डिस्कस करूंगा सारी चीजें कि स्लोप इसका कैसे निकालते हैं। फिलहाल के लिए आपको याद रखना होगा कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन ये होती है और इसका हाफ लाइफ पीरियड इतना होता है R0/2K। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, ए बायोकेमिकल रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ एंजाइम एंड द रेट ऑफ रिएक्शन फाउंड टू बी 10⁻⁻⁶ पर मिनट। एक बायोकेमिकल रिएक्शन को बिना एंजाइम की प्रेजेंस में करवाया गया। आपको यह समझना होगा कि बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, जो किसी भी ह्यूमन बॉडी या एनिमल बॉडी के अंदर कंप्लीट होती हैं। इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटालिस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं एंजाइम्स का। ठीक है बात। तो एंजाइम्स की प्रेजेंस में बायोकेमिकल रिएक्शन या तो फास्ट हो सकती हैं या फिर स्लो हो सकती हैं। उसने कहा है कि जब आप बायोकेमिकल रिएक्शन के अंदर एंजाइम का यूज नहीं करते तो रिएक्शन इतने टाइम में कंप्लीट होती है। इफ द सेम रिएक्शन इज नाउ कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, यदि आप इस रिएक्शन को एंजाइम की प्रेजेंस में कंप्लीट कराएं तो क्या होगा। ये तो आप जानते हैं ना कि बायोकेमिकल रिएक्शन में जब भी आप एंजाइम यूज करेंगे तो वो कैटालिस्ट की तरह काम करेगा, और कैटालिस्ट की तरह काम करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, और तो रिएक्शन को कंप्लीट होने में जो टाइम लगेगा वो ज्यादा लगेगा या कम। आप कहेंगे सर वो तो कम लगेगा, लोअर देन 10⁻⁻⁶ पर मिनट। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल है आपके पास, ये असर्शन रीजन का सवाल है। यहां से बोर्ड में सवाल बनता है, मैं बताऊंगा कैसे बनता है। आपसे कह रहा है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एन ईस्टर फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। बिल्कुल सही बात है। आपको ये समझना होगा कि एक रिएक्शन होती है जिसे कहा जाता है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो का मतलब होता है ऐसी चीजें जो होती नहीं है लेकिन दिखती हैं। कहना के मतलब क्या है कि ऐसी रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर की ना हो लेकिन उन्हें कुछ कंडीशंस में फर्स्ट ऑर्डर की बनाया जा सके, ऐसी रिएक्शंस को स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है। जैसे इसका एक तो एग्जांपल है हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर। इसका एक एग्जांपल और आता है, उसको बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। ऐसी रिएक्शंस में आपको करना क्या होता है, याद रखना होगा आपको कि जब भी आप, जैसे कि आप सुक्रोज लेके चले, उसकी रिएक्शन आप कराते हैं H2O के साथ में, हाइड्रोलाइसिस कराना होता है ना। दो प्रोडक्ट बन के आते हैं आपके पास, एक बन के आता है ग्लूकोज और दूसरा बन के आता है आपके पास फ्रक्टोज। आपको याद ये रखना होगा कि ये जो आप H2O लेके चल रहे हैं ये ना इतने ज्यादा अमाउंट में होना चाहिए, ये एक्सेस अमाउंट में होना चाहिए। एक्सेस अमाउंट में होने की वजह से इस H2O की कंसंट्रेशन हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, जिसकी वजह से इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना निकल के आता है, इस रिएक्शन का ऑर्डर 1 निकल के आता है, 1 निकल के आता है, लेकिन इसकी मॉलिक्यूलरिटी 2 निकल के आती है। आपसे रीजन में कह रहा है कंसंट्रेशन ऑफ वाटर रिमेन्स नियरली कांस्टेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। आप देखिए मैंने वाटर की कंसंट्रेशन को यहां पे क्या करा दिया, कांस्टेंट करा दिया। तो असर्शन भी सही है आपका और रीजन भी सही है आपका, दोनों ही बातें यहाँ पे सही हैं। आपको ये बात याद रखनी होगी कि किसी भी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर रिएक्शन का ऑर्डर हमेशा 1 पाया जाता है, जबकि रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 2 पाई जाती है। इसके केवल 2 ही एग्जाम्पल हैं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर और हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज। हमारे सिलेबस में केवल 2 ही एग्जाम्पल दिए हैं। जब भी आपसे रिएक्शन लिखने के लिए कहे, आप क्या करेंगे, आप H2O की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट करा देंगे, एक्सेस अमाउंट में लेके चलेंगे, तो इसकी कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कराने के बाद में स्टोइकियोमेट्री को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है। चलिए अगला सवाल है हमारे पास, डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन, राइट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। आपको ये बताना है कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। आप क्या कहेंगे, हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू होती है K A⁴ अल्फा और B⁴ बीटा। मैंने आपको बताया था कि रेट का मतलब क्या होता है। रेट का मतलब मैं या तो बोल दूं यहाँ पे स्पीड या फिर मैं यहाँ पे बोल दूं वेलोसिटी। किसी भी रिएक्शन की आप स्पीड कैलकुलेट करें या वेलोसिटी कैलकुलेट करें, उसी को बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब कोई भी रिएक्टेंट कितने टाइम में प्रोडक्ट के अंदर कंप्लीट हो रहा है
या कन्वर्ट हो रहा है, या कितने टाइम में रिएक्टेंट अपने आप को पूरा खर्च कर रहा है एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसी को बोला जाता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये कह रहा है कि रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। आप मुझे ये बताइए, यदि आप ऐसा रिएक्टेंट लेके चले हैं जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो, क्या वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट नहीं बनाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बनाएगा। क्या रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल करेगी। आप कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल जितनी ज़्यादा लेके चलेंगे, पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन्स उतने ज़्यादा होंगे, और जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे इफेक्टिव कोलिजन की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतना ज़्यादा होगा। तीसरा, आप और क्या बता सकते हैं? आप कह सकते हैं कि सर आप जितना ज़्यादा टेम्परेचर रखेंगे किसी भी रिएक्टेंट के पार्टिकल का, उनकी काइनेटिक एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने की वजह से रिएक्टेंट जल्दी जल्दी रिएक्शंस करेंगे। और क्या कह सकते हैं? आप कह सकते हैं सर सरफेस एरिया, किसका सरफेस एरिया? कैटालिस्ट का। सरफेस एरिया कैटालिस्ट के सरफेस का जितना ज़्यादा होता है, रिएक्टेंट पार्टिकल उतनी जल्दी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कराते हैं। ऐसे कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करने के लिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारे पास, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, डू एनी टू। इन दोनों में से किसी भी एक क्वेश्चंस को आपको करना है। 2021-22 के टर्म 2 में ये क्वेश्चन आ चुका है। आइडेंटिफाई द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग यूनिट फॉर इट्स रेट कांस्टेंट लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहां से हर साल एग्जाम के अंदर एक सवाल आता ही आता है। आपको ये याद रखना होगा कि एक वर्ड में लिख रहा हूं यहां पे, रेट कांस्टेंट। मैं आगे समझाऊंगा रेट कांस्टेंट क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं बेटा हम के से। किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर जब भी आप लिखते हैं R इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा, हम अब इस के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस के को ही बोला जाता है रेट कांस्टेंट। इस रेट कांस्टेंट की यूनिट बेटा हर रिएक्शन के साथ में अलग अलग होती है। मीन्स जैसे ही आप रिएक्शन का ऑर्डर चेंज करते हैं, आग इस के की यूनिट चेंज हो जाती है। इस के की यूनिट चेंज हो जाती है, मतलब जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए के की यूनिट अलग पाई जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग पाई जाएगी। तो मैं आपको याद करने का एक तरीका बता देता हूं, आपको ये याद कैसे करनी है। ठीक है, देखिए आप याद रखेंगे एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए और एक सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। देखिए जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है बेटा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इस के की यूनिट होती है बेटा सेकंड इनवर्स। इस सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन के लिए के की जो यूनिट होती है वो होती है बेटा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। एग्जाम में हर साल यहां से सवाल आता है। आपको इसे याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूं, कैसे याद करेंगे। यदि आप इन तीनों रेट कांस्टेंट की यूनिट्स को गौर से देखें तो इसके लास्ट में भी सेकंड इनवर्स है, यहाँ पे भी सेकंड इनवर्स है और यहाँ पे भी सेकंड इनवर्स है। मतलब इन तीनों यूनिट्स के अंदर सेकंड इनवर्स तो आना ही आना है। दूसरा, सबसे पहले आप याद रखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट, और वो क्या होती है बेटा सेकंड इनवर्स। तीसरा क्या याद रखेंगे आप, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन में लास्ट के दोनों टर्म नेगेटिव होते हैं। बस आप इसी को याद कर लीजिए, ये तो आपने याद कर ही ली, और इसके लिए आप उल्टा करवा दीजिए, ये भी याद हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यहां से आप रेट कांस्टेंट की यूनिट याद रखेंगे। पहला सवाल आपका हो गया। दूसरा कह रहा है आपसे द कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी, ये बी है बेटा। कन्वर्जन ऑफ मॉलिक्यूल ए टू बी फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ऐसे सवाल एग्जाम्स में कई बार आते हैं। आपसे कहता है कि आप कोई रिएक्शन दे रखी है जिसमें आप ए से बी का फॉर्मेशन करा रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, ए की कंसंट्रेशन को हाफ कर दिया, बी की कंसंट्रेशन को डबल कर दिया, तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी। ऐसे करके कई सारे सवाल आते हैं। यदि ये कह रहा है आपसे कि यदि आप किसी ए को कन्वर्ट कर रहे हैं बी के अंदर और ये बी एक सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, आप ये कहेंगे सर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, आर इज इक्वल्स टू के बी टू दी पावर 2,
क्योंकि ये सेकंड ऑर्डर के लिए फॉलो कर रहा है, तो इसके लिए हम लिख देंगे b की पावर 2। आगे कह रहा है इफ द कंसंट्रेशन ऑफ a इज इंक्रीज टू 3 टाइम्स, यदि आप इस a की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ाएंगे तो क्या बताओ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी 3 गुना नहीं बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी। हाउ विल इट अफेक्ट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ b, यदि आप a की कंसंट्रेशन को 3 गुना करते हैं, यदि मैं इसे R1 मान लूँ तो R2 क्या हो जाएगी भैया फिर के b की कंसंट्रेशन को 3 गुना कीजिए 3b और पावर में कितना रखा भैया 2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा के, ये आ जाएगा भैया 9 और इसको मैं लिख दूंगा b का स्क्वायर, ये आ गया भैया आपके पास R2। अब आप क्या करेंगे, आप वैल्यू निकालेंगे R2 अपॉन R1 की, ये आएगा 9 टाइम्स ऑफ के b टू दी पावर 2 और R1 क्या आएगा आपके पास, ये आएगा आपके पास के b टू दी पावर 2। जब आप इन वैल्यूज को कैंसिल करेंगे तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा R2 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ R1। मीन्स यदि आप A की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा देते हैं तो आपके पास B की कंसंट्रेशन 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि पावर में ना 2 रखा हुआ है। आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं इस बात का। अगला सवाल कह रहा है आपसे राइट द एक्सप्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए आप एक्सप्रेशन लिख के दिखाइए, इक्वेशन लिख के दिखाइए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताई थी, फिर से लिख देते हैं। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है बेटा KT इज इक्वल्स टू R0 माइनस RT। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि K क्या है, यहाँ पे रेट कांस्टेंट, T क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर, R0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, और ये RT क्या है बेटा, ये बेटा बची हुई कंसंट्रेशन है किसी भी रिएक्टेंट की। जब आप कहें कि जैसे मान लीजिए कोई भी रिएक्शन 40% कंप्लीट हो जाती है तो आप इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमेशा कितनी मान के चलेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन तो हमेशा हम 100% मान के चलेंगे। RT क्या हुआ, क्या है बेटा, बची हुई कंसंट्रेशन। यदि रिएक्शन 40% कंप्लीट हो चुकी है तो बेटा रिएक्टेंट अभी कितना बचा है, आप कहेंगे सर अभी तो अभी वो 60% बचा है। ठीक है बात। अभी मैं जब न्यूमेरिकल्स कराऊंगा तब आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा RT और R0 क्या बीमारी है, कैसे इनकी वैल्यूज रखी जाती हैं। चलिए अगला सवाल हमसे कह रहा है इन द गिवन रिएक्शन A + 3B इज इक्वल्स टू 2C, the rate of formation of C is given 2.5 into 10 to the power -4, calculate the rate of reaction। बेटा ऐसी रिएक्शंस जब भी आपसे एग्जाम में पूछी जाए, आपसे पूछेगा रेट ऑफ रिएक्शन बताइए, रेट ऑफ अपीयरेंस बताइए या डिसअपीयरेंस बताइए, तो आपको करना क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनना। ऐसी रिएक्शंस में आप यूज करते हैं स्टोइकियोमेट्री के टर्म्स को। तो जब भी आप ऐसी रिएक्शंस को लिखें तो रेट ऑफ रिएक्शन बेटा लिखी जाती है कैसे, R इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ dA अपॉन dt, ये इक्वल होगी बेटा किसके, माइनस टाइम्स ऑफ 1/3 dV अपॉन dt और इज इक्वल्स टू प्लस टाइम्स ऑफ 1/2 dC अपॉन dt। अब आप कहेंगे बेटा कि आपने ये प्लस माइनस कैसे लिखे हैं, मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो आपके पास रिएक्टेंट हैं, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में कंसीडर किया जाता है, इसीलिए इनकी स्टोइकियोमेट्री को नेगेटिव टर्म में कंसीडर करते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है या इंक्रीजिंग वे में माना जाता है, इसीलिए उसकी स्टोइकियोमेट्री को पॉजिटिव सिग्नल से डिनोट करते हैं। ठीक है बात। अब आप यदि गौर से देखें तो आपके लिए CK बनने की रेट दे रखी है, लेकिन आपको यदि रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो आपको CK बनने की रेट को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब आपके पास क्या आ जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगी। ठीक है ना बात। तो आप कैसे निकालेंगे फिर, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू प्लस टाइम्स ऑफ 1/2 DC अपॉन dt की वैल्यू बेटा आपके लिए दी हुई है कितनी, 2.5 इंटू 10 टू दी पावर -4। जब आप यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये आएगी 1.25 इंटू 10 टू दी पावर -4 और इसकी यूनिट क्या रखेंगे बेटा, यूनिट रखेंगे इसकी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है बात। ये आपके पास हो गया बेटा पहला क्वेश्चन। दूसरा कह रहा है बेटा आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी के घटने की रेट बताइए, बी के घटने की रेट बताइए कि बी जो घट रहा है ना, बी क्या है बेटा आपके पास, कैटालिस्ट ही तो है, रिएक्टेंट ही तो है, सॉरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटेगी टाइम के साथ साथ,
तो कितनी स्पीड के साथ में घट रही है वो बताइए। तो अगर आप यहाँ से b का टर्म कंसीडर करें बेटा, तो देखिए b का टर्म कितना है बेटा, -1/3। तो मैं लिखूँ यहाँ पे -1/3 dv अपॉन dt, ये बराबर होनी चाहिए बेटा r के। आप r की वैल्यू निकाल चुके हैं बेटिया, कितनी होगी r की वैल्यू, r की वैल्यू उतनी होगी, कितनी होगी, मैं यहाँ पे r की वैल्यू लिख देता हूँ, ये होगी बेटा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴। यदि आप यहाँ से dv अपॉन dt की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आपको 1/3 के टर्म को दूसरी साइड में भेजना होगा बेटा। तो आप यहाँ से जब वैल्यू निकालेंगे dv अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 का बेटा इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये हो जाएगा बेटा 3.75 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। बेटा इतना आ जाएगा आपके पास b के घटने की रेट। ठीक है भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत? ऐसे सवाल एग्जाम्स में कई बार पूछे हैं, बार बार पूछे जाते हैं बेटा, 2020 का ही ये क्वेश्चन है बोर्ड का, आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए, इन द गिवन रिएक्शन N2 + 3H2 इज इक्वल्स टू 2NH3, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 इज इतना। आपके लिए NH3 के बनने की रेट दे रखी है, आपसे कह रहा है रेट ऑफ रिएक्शन बताइए। तो वही तरीका जो मैंने आपको बताया है, आप कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू, कैसे लिखेंगे, माइनस टाइम्स ऑफ डी ऑफ N2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू -1/3 डी ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू प्लस टाइम्स ऑफ 1/2 डी ऑफ NH3 अपॉन dt। सही है ना भाई? इस रेट ऑफ रिएक्शन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको NH3 के बनने की रेट दे रखी है बेटा, लेकिन यदि आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो आपको वैल्यू चाहिए कि NH3 की, DNH3 अपॉन dt की, लेकिन इसके अंदर तो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/2 का। तो आप रेट ऑफ रिएक्शन जब निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भैया, +1/2 इंटू डी के बनने की रेट कितनी है भैया, 3.6 इंटू 10⁻⁻⁴। जब आप यहाँ से r की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा ये आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, आप यूनिट वही होगी बेटा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। यहाँ से आपने किसी भी रिएक्शन की रेट निकाल ली, या स्पीड निकाल ली, या वेलोसिटी निकाल ली। दूसरा कह रहा है आपसे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 के घटने की रेट निकालिए। अब देखिए बेटा, आप ये जानते हैं H2 के घटने की रेट कहाँ से निकालेंगे, आप यहाँ से निकालेंगे। तो आप निकालेंगे -1/3 डी ऑफ H2 अपॉन dt, ये बेटा इक्वल होनी चाहिए किसके, 1/2 ऑफ DNH3 अपॉन dt के, जो कि वैल्यू कितनी है बेटा, इतनी है। तो मैंने रखा 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। आपको H2 के घटने की रेट चाहिए, ना कि 1/3 H2 के। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 1/3 दूसरी साइड में भेजना होगा, भेजिए भैया। तो आपके पास आएगा d ऑफ H2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू 3 का आप क्या कर देंगे बेटा, इधर जाके मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.4 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ये आ गया बेटा आपके पास आंसर। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? ऐसे सवाल बेटा आपसे लास्ट ईयर में भी पूछे गए हैं, 21-22 में भी पूछे गए हैं, 23 में भी पूछे गए हैं। तो उम्मीद है बेटा 2024 में भी ऐसा सवाल आपसे फिर से पूछा जाए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास ग्राफ से। बेटा इस चैप्टर के अंदर कई सारे ग्राफ बनते हैं। इस चैप्टर की ये सारी सीरीज जब खत्म हो जाएंगी, इनके बाद में बेटा मैं सारे चैप्टर्स की कैसी सीरीज लेके आऊँगा कि जितने भी ग्राफ पूरी केमिस्ट्री के अंदर हैं सारे ग्राफ एक वीडियो में करा दूंगा। जितने भी एसिडिटी के, बेसिडिटी के, बॉइलिंग पॉइंट के, मेल्टिंग पॉइंट के जितने भी ऑर्डर्स हैं बेटा सारे ऑर्डर्स एक ही वीडियो में करा दूंगा। चिंता मत करो, मेरे दिमाग में सारी चीज़ें हैं। आप बस चैनल से जुड़े रहिए, आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट मैं आपको देने वाला हूँ। आपसे कह रहा है राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ log R0 अपॉन RT वर्सेस टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बेटा एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आप जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या होती है, ये होती है भैया KT इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 R0 अपॉन RT।
यही होती है। और यदि फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए बेटा मैं आपसे टी हाफ की वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे सर टी हाफ की वैल्यू होती है 0.693 अपॉन के। ये दो फार्मूला आपको हर टाइम याद रखने बेटा फर्स्ट ऑर्डर के लिए, ठीक है। जब आप इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ग्राफ कुछ इस तरह से निकल के आता है बेटा। यहाँ पे आप टाइम कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे आप कंसीडर कर लीजिए बेटा कंसंट्रेशन, ठीक है। एक स्लोप तो बेटा आपके पास ये आता है कि यदि आप इनिशियल कंसंट्रेशन को फॉल कराएं, आर नॉट की कंसंट्रेशन को बेटा फॉल कराएं, तो आपके पास एक कर्व निकल के आता है कुछ इस तरह से। और ये यहाँ पे जो स्लोप की वैल्यू आती है बेटा वो आती है बेटा माइनस के। कितनी आती है? माइनस के। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चंस के लिए ये वाला ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्ट सही है। राइट द स्लोप वैल्यू ऑब्टेन्ड इन द प्लॉट ऑफ एल एन आर वर्सेस टाइम फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये वाला ग्राफ आपके पास निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे कहे कि लॉग आर नोट अपॉन आर टी के केस में आप ग्राफ बताइए तो बेटा वो ग्राफ कुछ अलग तरीके से निकल के आता है। वो कैसे आता है मैं आपको समझाता हूँ, अभी ध्यान से देखना। इस केस में जो आपके पास ग्राफ आता है वो बेटा कुछ इस तरह से आता है। आप ड्रॉ करेंगे कर्व, यहाँ पे लेके चलते हैं बेटा आप टाइम, यहाँ पे वैल्यू जब आप रखेंगे लॉग आर नोट अपॉन आर टी, तो बेटा ये जो कर्व आता है ना वो कुछ इस तरह से कर्व निकल के आता है, कुछ इस तरह से एकदम से स्ट्रेट कर्व निकल के आता है। और इस कर्व की वैल्यू होती है बेटा के अपॉन 2.303। कितनी होती है बेटा? के अपॉन 2.303। ये आपको याद रखना होगा। ये वाला कर्व जो मैंने आपके लिए बनाया है, कभी कभी रिफ्रेशर बुक में या किसी एक्स्ट्रा बुक में बेटा इस कर्व को इस तरह से भी दिखाया है, माइनस के अपॉन 2.303। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, न्यूमेरिकल वैल्यूज है उसको वो कंसीडर कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, ठीक है बात। तो आपको इंटीग्रेटिव रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कर्व कुछ इस तरह से दिखने के लिए मिलते हैं। डिपेंड करता है उसने इस वाई एक्सिस पे किस चीज को कंसीडर किया है, केवल लॉग आर नोट को या फिर लॉग आर नोट अपॉन आर टी को, ठीक है बात। यहीं पे बेटा मैं आपको ये भी समझा देता हूँ कि जब भी आपको कर्व बनाना हो जीरो ऑर्डर की रिएक्शन के लिए, इंटीग्रेटेड के लिए, तो वो कर्व भी बेटा कुछ इसी तरह से निकल के आता है। वहाँ पे भी आप कंसीडर करते हैं टाइम की वैल्यू और यहाँ पे आप कंसीडर करते हैं कंसंट्रेशन। बेटा कंसंट्रेशन में यहाँ पे लिखा होता है केवल आर नोट, और जो कर्व निकल के आता है ना बेटा वो भी कितना होता है? माइनस के। कितना होता है? माइनस के। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। यदि वाई एक्सिस पे जो कंसंट्रेशन दे रखी हो, कंसंट्रेशन के साथ में यदि लॉग का टर्म नहीं है, तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि ये जो कर्व आपके पास दे रखा है वो किसका है बेटा? वो कर्व है बेटा जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का। किसका है? जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का। यदि कंसंट्रेशन के साथ में लॉग का टर्म हो तो आप याद रखेंगे कि वो कर्व होगा बेटा फिर फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का, ठीक है बात। चलिए अगला सवाल है बेटा हमारे पास, डिफाइन द रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट क्या होता है? मैंने बेटा आप इतनी देर से आपको ये बताया था कि जब भी आप लिखते हैं कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन, तो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन की जो इक्वेशन होती है उसके अंदर आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू के ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा होता है। ये जानते हैं आप। आपसे पूछा ना रेट कांस्टेंट क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि ये जो के का टर्म है इसी को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। यदि आप यहाँ से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो क्या बेटा वो कुछ इस तरह से नहीं निकल के आएगी? आर अपॉन ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा। यानी कि किसी भी रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर आप रेट कांस्टेंट की वैल्यू कुछ इस तरह से निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे ना बेटा जब भी आप इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो आपको क्या करना होगा? आपको लिखना होगा जब भी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, जब भी आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा कितनी मान के चलें? यूनिटी मान के चले। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आप यूनिटी मान के चले, तो बताओ बेटा यहाँ से आंसर क्या आएगा? फिर आप बोलेंगे सर ये तो आ जाएगा के आर अपॉन ए की कंसंट्रेशन आपने कितनी मानी बेटा? 1। बी की कंसंट्रेशन बेटा कितनी मानी? 1। तो क्या बताइए बेटा के इज इक्वल्स टू आर नहीं हो जाएगा? आपके सर बिल्कुल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो आप रेट कांस्टेंट बोल रहे हैं बार बार, ये रेट कांस्टेंट बराबर होता है बेटा किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। लेकिन कब? कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में। और वो स्पेसिफिक कंडीशन बेटा क्या है कि जब आप रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी मान के चलें? यूनिटी।
उस कंडीशन में निकाला गया रेट ऑफ रिएक्शन बराबर होता है बेटा किसके, रेट कांस्टेंट के के। इसीलिए बेटा इसे बोला जाता है स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोला जाता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। मींस रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों एक ही चीजें होती हैं, लेकिन कब, जब आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बेटा यूनिटी हो। इसीलिए रेट कांस्टेंट को स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहा जाता है। याद रहेगी बात भैया। चलिए आप देख सकते हैं ये वाला सवाल दिल्ली बोर्ड में 2015 में और ऑल इंडिया बोर्ड में 2014 में आ चुका है। ठीक है बात। चलिए अगला सवाल आपसे कह रहा है ए रिएक्शन इज सेकंड ऑर्डर इन ए एंड फर्स्ट ऑर्डर इन बी। बेटा ऐसे सवाल एग्जाम में खूब आते हैं। आपसे कह रहा है कि कोई भी आपके पास एक रिएक्शन दे रखी है, मान लीजिए मैं लिखूं R इज इक्वल्स टू के ए एंड बी। उसने कहा है ए के अकॉर्डिंग अगर आप रिएक्शन की बात करें तो ए के अकॉर्डिंग रिएक्शन है बेटा सेकंड ऑर्डर की, तो ए टू दी पावर 2, और बी के अकॉर्डिंग रिएक्शन है बेटा फर्स्ट ऑर्डर की, तो बेटा बी टू दी पावर 1। आप यदि इस लाइन को समझ गए तो बेटा किसी भी ऐसे क्वेश्चंस को करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है। अब आपसे सवाल कह रहा है राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसके लिए आपको बेटा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे भैया डिफरेंशियल रेट इक्वेशन? आप लिखेंगे आर इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ, सॉरी पावर में बेटा 2 है ना, तो आप लिखेंगे माइनस टाइम्स ऑफ 1/2 डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स ऑफ 1/1 डी वी अपॉन डी टी। ये हो गई बेटा इसकी डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, जहां पे आपने इसकी कंसंट्रेशन को इंटीग्रेटेड रेट में दिखाया है, घटते हुए टर्म में दिखाया है। ठीक है। दूसरा कह रहा है आपसे हाउ इज द रेट अफेक्टेड ऑन इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए 3 टाइम्स। यदि आप ए की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें तो बताइए रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। बेटा ये तो था पहला सवाल। दूसरा कह रहा है यदि आप ए की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें। बेटा आप मान के चलिए ये आपके पास R1 है। क्या है भैया, ये आपके पास R1 है कि ए टू दी पावर 2 और बी टू दी पावर 1। यदि मैं आपसे R2 की वैल्यू पूछूं, रेट ऑफ रिएक्शन बाद में क्या हो जाएगी यदि आप इस ए की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा दें, तो बेटा कुछ ये इस तरह से आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन निकल के आएगी कि नहीं आएगी। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा भैया, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा बेटा। इसको मैं लिखूंगा 9 के ए टू दी पावर 2 और बी टू दी पावर 1। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आप करेंगे R2 अपॉन R1 और ये आ जाएगा बेटा 9 टाइम्स। मीन्स जब भी आप ए की कंसंट्रेशन को 3 गुना बढ़ा देंगे तो बाद की जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी बेटा वो 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। कितना बढ़ जाएगी भैया, 9 टाइम्स बढ़ जाएगी। आपसे तीसरा सवाल कह रहा है हाउ इज द रेट अफेक्टेड व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ ए एंड बी आर डबल्ड। यदि आप दोनों की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए बेटा बड़े ध्यान से, तीसरा सवाल आपके पास, आप जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला है आपके पास वो क्या है। यदि आप इसे R1 मान के चले, R1 क्या है आपके पास के ए टू दी पावर 2 और बी टू दी पावर 1। आपसे कह रहा है कि यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें कब, जब आप दोनों की कंसंट्रेशन को बेटा डबल कर दें। तो दोनों की कंसंट्रेशन को डबल करने का मतलब है आपने ए की कंसंट्रेशन को कर दिया बेटा 2a और 2a की पावर 2। बेटा आपने बी की कंसंट्रेशन को भी कितना कर दिया, डबल कर दिया, तो 2b की पावर 2 1। आप इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे, 2 टू दी पावर 2 बेटा कितना होता है बेटा 4 होता है, तो बेटा 4 आ गया बाहर। 2 टू दी पावर 1 बेटा कितना होता है 2 आता है, तो बेटा 2 भी आ गया बाहर। तो जो भी चीज़ें आपके पास बची उन्हें एज इट इज लिख दीजिए, ए टू दी पावर 2 और बी टू दी पावर 1। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 8 टाइम्स ऑफ बाकी सारी चीज़ें। तो आप कहेंगे कि जब भी आप R2 निकालेंगे यहाँ से तो भैया R2 क्या आ जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ R1। मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी यदि आप डबल कर देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास 8 गुना इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बात, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए भैया। चलिए अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हुज रेट लॉ एक्सप्रेशन वाज प्रेडिक्टेड एज। आपके पास किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को दिया होगा और वहां पे आपके पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में कुछ ना कुछ वैल्यूज रखी होंगी कंसंट्रेशन की पावर में। यदि आप रेट ऑफ रिएक्शन के बेसिस पे ऑर्डर निकालना चाहते हैं तो ये आप पढ़ चुके हैं कि रॉ ऑर्डर होता है
के ए टू दी पावर अल्फा और बी टू दी पावर बीटा। यदि आप अल्फा और बीटा का सम कर दें तो आपको किसी भी रिएक्शन का क्या मिल जाता है बेटा, ऑर्डर मिल जाता है। तो आप यदि यहाँ से अल्फा की वैल्यू देखें तो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ से 3/2, बीटा कितना बेटा यहाँ से 1/2। यदि आप अल्फा प्लस बीटा करें तो कितना होगा बेटा 3/2 और 1/2 कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा बेटा 2। कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। ठीक है बात। तो किसी भी रिएक्शन का आप ऑर्डर इसके बेसिस पे निकाल सकते हैं। अगला सवाल है आपके पास, एनालाइज द गिवन ग्राफ ड्रॉन बिटवीन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम। आपके पास एक ग्राफ दे रखा है बेटा, जिसमें कह रहा है कि वाई एक्सिस पे आपने कंसंट्रेशन को माना है, एक्स एक्सिस पे आपने टाइम को माना है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ती है कंसंट्रेशन की वैल्यू घटती है। यदि आप गौर से देखें, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तब कंसंट्रेशन थी बेटा 1.6। जब टाइम की वैल्यू है बेटा 10 सेकंड या 10 मिनट, किसमें दे रखा है उसने, चलो बताया नहीं है। जब टाइम की वैल्यू है बेटा 10 सेकंड तो कंसंट्रेशन घट के हो गई 0.8। यानी कि 0 से 10 तक जाने में आपको 10 सेकंड लगी और कंसंट्रेशन बेटा कितना हो गया 1.6 से घट के हो गया 0.8। ठीक है बात। जब आपके पास कंसंट्रेशन टाइम था बेटा 10 से लेके 20 तक, ये पहला केस, ये दूसरा केस, तब बेटा कंसंट्रेशन देखिए 0.8 से घट के हो गई 0.4। यानी कि आप अगर गौर से देखें हर 10 सेकंड में उसकी कंसंट्रेशन कितना घट रही है बेटा 0.4 घट रही है। यानी कि रिएक्टेंट के घटने की रेट कांस्टेंट है, रिएक्टेंट के घटने की रेट कांस्टेंट है। तो आपसे कह रहा है प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस का ऑर्डर बेटा कितना निकल के आता है, ऐसी रिएक्शंस का ऑर्डर निकल के आता है बेटा 0। कितना आता है बेटा 0। ठीक है ना। और 0 ऑर्डर की रिएक्शन के लिए आपके लिए मैंने कर्व बताया था, यहाँ पे आप मानते हैं कंसंट्रेशन, यहाँ पे होता है R0 और कर्व कुछ इस तरह से गिरता आता है जिसकी वैल्यू होती है -k। ठीक। आपसे कह रहा है थ्योरेटिकली कैन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट रिड्यूस टू 0 आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, एक्सप्लेन। बेटा अगर आप ये चीज़ समझना चाह रहे हो तो आपको ये बात याद रखनी होगी कि जब भी आप कर्व बनाते हैं ना, ये जो कर्व बनाते हैं, ये कर्व ना कभी भी इस एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। प्रैक्टिकल बेसिस में देखें, थ्योरेटिकली आप इसे टच करा भी दीजिए, लेकिन प्रैक्टिकल बेसिस पे ना ये कभी भी इस एक्सिस को टच नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इस एक्सिस को टच करने का मतलब है बेटा किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनफाइनाइट टाइम के बाद में 0 हो जाएगी। और यदि कंसंट्रेशन 0 हो जाएगी रिएक्टेंट की तो प्रोडक्ट 100% कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना बात। लेकिन आगे जाके बेटा आप पढ़ेंगे किसी भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो टाइम की वैल्यू होती है, कंप्लीट टाइम की वैल्यू होती है, वो होती है बेटा इनफाइनाइट। मीन्स उसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि किसी भी रिएक्शन को 100% कंप्लीट होने में जो टाइम लगता है उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके पास, राइट 2 डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के बीच में आपको दो डिफरेंस बताने हैं। बेटा मान लीजिए मैं इधर लिख लेता हूं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और इधर मैं मान के चलता हूं बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ठीक है बेटा, इसने दो अंतर पूछे बेटा, मैं आपको ज़्यादा बता दूंगा। पहला है ऑर्डर आप कैसे निकालते हैं बेटा, ऑर्डर आप निकालते हैं किसी भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर में जो भी वैल्यूज हों आप उनका क्या कर देते हैं बेटा, सम कर देते हैं। मॉलिक्यूलरिटी बेटा आप कैसे निकालते हैं, आप क्या करते हैं मॉलिक्यूल्स का बेटा सम करा दीजिए। किसी भी रिएक्शन के जो सबसे स्लो स्टेप के अंदर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होंगे आप उनका सम कर दीजिए, आपको उसकी मॉलिक्यूलरिटी मिल जाएगी। दूसरा डिफरेंस क्या है, ऑर्डर बेटा पूरी रिएक्शन के लिए सेम होता है, ऑर्डर पूरी रिएक्शन के लिए निकाला जाता है, जबकि मॉलिक्यूलरिटी बेटा किसी भी स्टेप के लिए निकाली जाती है। किसके लिए निकाली जाती है बेटा, स्टेप के लिए निकाली जाती है। ठीक है, तीसरा क्या है बेटा, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है, कैन बी 0, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर 0 हो सकता है, लेकिन किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती बेटा, किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी 0 होने का मतलब है उसके अंदर आपने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 0 लिए हैं, और रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल 0 लेने का मतलब है आपने रिएक्टेंट लिया ही नहीं है, और यदि आपने रिएक्टेंट नहीं लिया है तो फिर रिएक्शन होगी ही नहीं। ठीक है भाई बात। तो
ये थे ऑर्डर और मोलिकुलरिटी के बीच के अंतर। बेटा कभी कभी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन की आप ऑर्डर और मोलिकुलरिटी कैलकुलेट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ऑर्डर और मोलिकुलरिटी एक दूसरे के सेम आते हैं, एग्जैक्ट सेम आते हैं। लेकिन ऐसा ना बेटा बिल्कुल 100% बिल्कुल ठीक नहीं है कि मोलिकुलरिटी और ऑर्डर एग्जैक्ट निकल के सेम ही आए, लेकिन इत्तेफाक वाली बात है कि ये दोनों चीज़ें सेम आ जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला कह रहा है आपसे, डिफाइन द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द गिवन ग्राफ वेयर R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड T½ इज द हाफ लाइफ। ठीक है, आपके लिए ये कर्व दे रखा है। इस कर्व को अगर आप गौर से देखें, इधर है आपके पास कंसंट्रेशन, इधर है आपके पास टाइम। ठीक है, यदि आप इसको गौर से देखें तो कंसंट्रेशन की वैल्यू को क्या कर दिया भैया, टाइम के साथ साथ कंसंट्रेशन की वैल्यू को कांस्टेंट रखा गया है। आपको यदि याद हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T½ का ग्राफ, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपने फॉर्मूला लिखा था 0.693/K, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के T½ के फॉर्मूले में कहीं पे भी R0 का टर्म देखने के लिए नहीं मिलता है। ठीक है, तो वहाँ पे कहा जाता है कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ की वैल्यू होती है वो इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स R0 पे डिपेंड नहीं करती, R0 पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है बात, यदि ये R0 पे डिपेंड नहीं करेगी तो जब भी आप कर्व बनाएंगे R0 और T½ के बीच में तो वो कर्व की वैल्यू कांस्टेंट निकल के आती है। ठीक है बात, इसीलिए आप कहेंगे कि ये जो कर्व आपके पास है ये T½ का कर्व है। किसके लिए भैया, ये T½ का कर्व है किसी भी फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए। ठीक है बात, दूसरा आपके लिए दे रखा है एक R0 की कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन और T½ दोनों के बीच का कर्व दे रखा है। मैंने आपको बताया था यदि कंसंट्रेशन के साथ में लॉग का टर्म नहीं है तो आप याद रखेंगे वो रिएक्शन कौन से ऑर्डर की होगी, वो रिएक्शन होगी बेटा जीरो ऑर्डर की। कौन से की होगी बेटा, जीरो ऑर्डर की। यदि यहाँ पे लॉग का टर्म होता तो ये रिएक्शन बेटा फर्स्ट ऑर्डर की हो जाती। ठीक है ना, यहाँ पे अगर आपको याद हो तो स्लोप की वैल्यू कितनी आती है, बताएगा कोई, कमेंट में जरूर बताना कितनी होती है। चलिए आगे कह रहा है आपसे, ये देखिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन कोई R का कन्वर्जन आप P के अंदर करा रहे हैं, द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन ln R वर्सेस टाइम। ln आ गया ना, ln का मतलब क्या हो गया, ग्राफ कौन से ऑर्डर की रिएक्शन का है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का। प्लॉट इज गिवन एज प्रेडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या हो गया भैया ऑर्डर, आप कहेंगे भैया ऑर्डर तो हो गया फर्स्ट। क्यों हो गया फर्स्ट, क्योंकि आपने यहाँ पे ln का टर्म देख लिया, लॉग का टर्म देख लिया। ठीक है, दूसरा व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। आप जानते हैं जब भी यहाँ पे आप लॉग लेके चलेंगे तो स्लोप की वैल्यू कितनी आती है बेटा, -k/2.303 या कभी कभी -k भी लिखा आता है। राइट द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। मैंने आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट 0, फर्स्ट और सेकंड तीनों के लिए अलग अलग लिखना सिखाया है, लेकिन आपसे पूछ रहा फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट बताइए, तो आप क्या कहेंगे, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट होती है बेटा सेकंड इनवर्स। ठीक है बेटा, चलिए कोई दिक्कत यहां तक। अगला सवाल आपसे कह रहा है, अब ना बेटा ये सारे सवाल ना बेटा न्यूमेरिकल बेसिस हैं, ये वो सारे न्यूमेरिकल हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके पास आ चुके हैं और बोर्ड में ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स हर बार आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इन न्यूमेरिकल्स को थोड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, बड़े ध्यान से इन चीज़ों को समझना है। मैं आपको तरीका बताऊंगा करने कैसे होते हैं। आपसे सवाल कह रहा है, for a first order reaction show that time required for 99% completion is twice the time required for the completion of 90% of the reaction। इसका कहने का मतलब है जब आप किसी रिएक्शन को 0 से 90 तक कंप्लीट कराते हैं, मान लीजिए उसको कंप्लीट होने में टाइम लगा t, आगे कह रहा है यदि आप उसी रिएक्शन को 90 से 99% कंप्लीट कराते हैं तो उसको कंप्लीट होने में टाइम लगेगा 2t। इस बात को प्रूव करके बताइए कि टाइम डबल लगेगा। ठीक है बात, तो प्रूफ करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको ना हमेशा दो इक्वेशन बनानी होती हैं। ठीक है, दो इक्वेशन बनानी होती हैं। तो मान लीजिए आपके पास इंटीग्रेटिव रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर क्या है बेटा, KT इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 R0 अपॉन RT। मैं यहाँ पे आपको बेटा एक ट्रिक बताऊंगा, वो ट्रिक बड़े ध्यान से सुनना। इस R0 की वैल्यू आपको हमेशा कितनी मान के चलनी है बेटा, 100% मान के चलनी है या 100 मान के चलनी है। इस RT की वैल्यू आप कितनी मान के चलेंगे बेटा, RT की वैल्यू बेटा आप मान के चलेंगे बेटा कौन सी, बची हुई।
और इस बची हुई का मतलब क्या है, यदि ये क्वेश्चन में कहता है कि 90% कंप्लीट हो गई तो बेटा बची कितनी 10%, यदि ये 99% कंप्लीट हो गई तो बेटा बची कितनी 1%। कुछ इस तरह के रिएक्शंस को हम क्या कहेंगे, मतलब इस तरह के डिनोटेशन को हम लिखेंगे आरटी के फॉर्म में। ठीक है, यदि मैं यहाँ से लिखना चाहूँ बेटा 99% के लिए एक इक्वेशन बनाना चाहूँ तो कैसे बनाएंगे, आप लिखेंगे बेटा KT 99% इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10। बताइए बेटा आर नॉट की वैल्यू कितनी रखूँ, आर नॉट की वैल्यू सर आप कहेंगे 100 रख लीजिए। यदि रिएक्शन 99% कंप्लीट हो चुकी है तो बेटा बची कितनी, आप कहेंगे सर 1 बची। ठीक है बात, ये थी बेटा हमारे पास पहली इक्वेशन। यदि हम दूसरी इक्वेशन बनाना चाहें तो दूसरी इक्वेशन होगी बेटा KT 90% इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10। आर नॉट की वैल्यू बेटा कितनी, हमेशा 100 मान के चलनी है। यदि ये 90% कंप्लीट हो गई तो बेटा ये बची कितनी, आप कहेंगे सर ये तो बची 10। ठीक है, अब आपको इन्हें करना है सॉल्व। आप के यहाँ पे कंसिडर कीजिए या मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप यहाँ से वैल्यू निकालें T 99% इज इक्वल्स टू, तो बेटा देखिए ये कितना बचा, ये बचा आपके पास 2.303। यहाँ से देखिए इसकी वैल्यू आएगी बेटा log 100। इस log 100 को मैं लिख सकता हूँ log 10 की पावर 2, यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log बेस 10 और 10 टू दी पावर 2। ये 2 कहाँ पे आ जाएगा बेटा आगे, तो इसको लिखा जाएगा 2 log बेस 10 और सामने भी 10। बेटा इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो मैं कहूँ इस ओवरऑल log 100 की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी। ठीक है, यदि इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी तो मैं लिखूंगा T 99 इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2। ठीक है, यदि मैं यहाँ से T 90 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो बेटा देखिए 10 से 100 को आपने काटा, 10 बचा, log 10 की वैल्यू बेटा 1 होती है। तो आप लिखेंगे यहाँ से T 90% इज इक्वल्स टू 2.303। अब आपको क्या करना है बेटा, आपको करना है इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। आप इक्वेशन 2 के अपॉन में इक्वेशन 1 को करा दीजिए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा, देखिए बेटा आप 2.303 को 2.303 से कट कर देंगे, आपके पास वैल्यू आएगी T 99% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T 90%। और बेटा यही तो आपको प्रूव करना था कि 90% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगेगा उसका डबल टाइम लगता है 99% को कंप्लीट होने में। ठीक है, ऐसी रिएक्शंस को, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में कई बार पूछे हैं। इस बार तो आपको उसने 90% और 99% के बेसिस पे पूछा है। कई बार ऐसे क्वेश्चंस को उसने डेटा की फॉर्म में पूछा है, टाइम की वैल्यू के फॉर्म में पूछा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको करना क्या होता है, आप हमेशा फॉर्मेशन करेंगे 2 इक्वेशंस का, फिर आप कराएंगे इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। चलिए, जैसा कि देखिए आपके पास अगला सवाल है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 75% डिकम्पोजिशन। आपको वही रिएक्शन सी बनानी है, करना ही क्या है, कैलकुलेट टी हाफ। आप क्या कीजिए, आप जानते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन होती है KT इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 R0 अपॉन RT। यही प्रत्यार है बेटा। यदि आप रिएक्शन बनाना चाहें 75% कंप्लीशन के लिए तो आप लिखेंगे पहली इक्वेशन KT 75% इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10। बेटा R0 की वैल्यू कितनी माननी है, आप कहेंगे सर हमेशा 100 माननी है। यदि ये 75% कंप्लीट हो गया तो बेटा ये बचा कितना, आप कहेंगे सर ये तो बचा 25%। ठीक है ना बात। यदि आप इसकी दूसरी इक्वेशन बनाना चाहें बेटा किसके लिए, टी हाफ के लिए, और टी हाफ का मतलब होता है बेटा T 50%। ठीक है, तो आप इक्वेशन बनाएंगे 2.303 log बेस 10। R0 की वैल्यू कितनी बेटा, हमेशा 100 माननी है। RT मतलब बची हुई, यदि 50% कंप्लीट हो गई तो बेटा बची कितनी, आप कहेंगे सर ये तो 50 बची। ठीक, यदि आप इन्हें सॉल्व करें तो K से K को हटा दीजिए, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यदि आप 25 और 100 को मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड कराएं तो आंसर आएगा आपके पास यहाँ पे 4। यहाँ से आप कट करें तो आपके पास आएगा 2। यानी कि यदि आप यहाँ से T75 निकालना चाहें तो T75 इक्वल्स टू 2.303 इंटू, जहाँ से देखिए बेटा यहाँ से आएगा log 4, और log 4 की उसने वैल्यू बेटा आपके लिए दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.6।
ठीक है। यदि आप यहाँ से T50 निकालना चाहें, T50% इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए ये आएगा बेटा log 2, और log 2 की वैल्यू भी उसने आपके लिए दे रखी है, तो आप लिखेंगे 2.303 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है बेटा 0.3। ठीक है बात। अब आप क्या करेंगे, आप वही काम करेंगे, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करा दीजिए बेटा, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2। आप क्या करेंगे 2.303, ये दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगे, 0.3 से 0.6 कितनी बार कटेगा बेटा 2 बार। तो आप कहेंगे यहाँ से T75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T50%। इसका मतलब किसी भी रिएक्शन के 50% कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है 75% के कंप्लीट होने में उसका दोगुना टाइम लगेगा। यानी कि यदि आप T50 का टाइम निकालना चाह रहे हैं तो फिर आपको क्या करना होगा, इसका 1/2 कर देना होगा। अब आप ये जानते हैं कि T75% की वैल्यू कितनी है 30 मिनट है। यदि T75% की वैल्यू है बेटा 30 मिनट इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T50%। आपको वैल्यू निकालनी है बेटा T50 की, तो T50 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा 15 मिनट। कितना हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है बात। इस तरह से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसी रिएक्शंस के T50 निकालने के या T½ निकालने के बेटा एक तरीका और होता है। वो तरीका क्या है कि आप डायरेक्ट क्या करें, यहाँ से K की वैल्यू निकाल लें। जब आप यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए जो T½ का फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा 0.693 अपॉन K। यानी कि आप यदि K की वैल्यू कैलकुलेट कर लें और इस फॉर्मूले के अंदर रख दें तब भी आपको T½ की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है। इस तरह के सवाल आपसे एग्जाम में कई बार पूछे हैं। अगला सवाल है आपके पास, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 30 मिनट फॉर 20% डिकम्पोजिशन। बेटा 20% खर्च होने में कितना टाइम लेती है 30 मिनट लेती है। तो बताइए T½ निकालिए इसका। तो तरीका क्या है T½ निकालने का, बेटा आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप फॉर्मूला के बेसिस पे निकाल लीजिए या फिर दो इक्वेशन बना के निकाल लीजिए। एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए यदि मैं पहली इक्वेशन बनाऊं KT 30% के लिए, तो बेटा इक्वेशन क्या आएगी 2.303 log बेस 10 R0 कितना मानना है बेटा, हमेशा 100 मान के चलना है। ठीक है। और अगर 30% खर्च हो गई तो बेटा तो बची कितनी 70%। दूसरी इक्वेशन बनाएंगे आप KT 50% के लिए, और वो कितनी आएगी बेटा 2.303 log बेस 10 100 अपॉन 50। यहाँ से बेटा ये आ जाएगा 2। बेटा इसको कैसे सॉल्व करेंगे आप, इसको सॉल्व करेंगे आप log 10 माइनस log 7, क्योंकि यहाँ पे बेटा फॉर्म बन रही है किसकी log A अपॉन B की, और log A अपॉन B की फॉर्म को log A माइनस log B से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो बेटा आपके पास ये है। दूसरा तरीका क्या है, यदि आप डायरेक्ट T½ निकालना चाहें तो डायरेक्ट T½ निकालने का तरीका है 0.693 अपॉन K। यानी यदि आपके पास K की वैल्यू है तो आप T½ की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आप पहली इक्वेशन को गौर से देखें तो पहली इक्वेशन में आपके पास सारी वैल्यूज गिवन हैं। T30 की वैल्यू बेटा उसने दी है आपके लिए, सॉरी T30 नहीं बेटा ये T20 है, ये T20 है तो बेटा ये T80 हो जाएगा, और ये log 10 माइनस log 8 हो जाएगा। ठीक है। log 20 की वैल्यू बेटा आपके लिए दी है उसने 30 मिनट। आपके पास T की वैल्यू है 2.303 न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये वैल्यू आप सॉल्व करके निकाल लेंगे। मीन्स आप यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे। यदि आप यहाँ से K की वैल्यू निकाल लेंगे तो आप यहाँ से T½ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। चलिए अगला सवाल है बेटा, ये भी आप ही के लिए क्वेश्चन। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हैज ए रेट कांस्टेंट। आपके लिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया है, मीन्स आपके लिए K की वैल्यू दी है। कितनी दी है बेटा 4.9 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। ठीक है। हाउ लॉन्ग विल 4 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम। आपसे कह रहा है इसकी कंसंट्रेशन को 4 ग्राम से 3 ग्राम तक जाने में कितना टाइम लगेगा। आप एक बात बताइए, यदि आप 4 ग्राम शुरू में लेके चले तो क्या ये इनिशियल कंसंट्रेशन नहीं होगी? आप कहेंगे सर बिल्कुल होगी। 3 ग्राम तक आप जा रहे हैं तो क्या ये RT नहीं होगी? ये बिल्कुल होगी साहब। आपके पास K की वैल्यू है, R0 की वैल्यू है, RT की वैल्यू है। आपको टाइम की वैल्यू आपको निकालनी है, तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे KT इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 R0 अपॉन RT। अब आप हाँ पूरा ही लिख लीजिए R0 अपॉन
आर टी। ठीक है, अब आप गौर से देखिए, आपके पास k की वैल्यू है, आपको केवल t की वैल्यू चाहिए, तो आप लिखेंगे 2.303। t की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा, सॉरी k की वैल्यू आपके लिए दे रखी है 4.9 इंटू 10⁻³ लॉग बेस 10। आर नॉट की वैल्यू कितनी है बेटा, आर नॉट की वैल्यू भैया 4, आर टी की वैल्यू कितनी भैया 3, यानी कि log 4 माइनस log 3। आपको क्या करना पड़ेगा, log 4 माइनस log 3 की वैल्यू इसमें रखनी पड़ेगी। बेटा log 4 की वैल्यू है 0.602 और log 3 की वैल्यू है बेटा 0.477। आप यहाँ से इन दोनों वैल्यूज को माइनस कर लीजिएगा, इस log के टर्म में वो सारी वैल्यूज रख दीजिएगा, आपको यहाँ से t की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना बात। आप जब भी बेटा प्रैक्टिस करें ना, प्रैक्टिस में आपको करना क्या है, आप न्यूमेरिकल को समझिए, कौन कौन से डेटा आपके पास गिवन है, फॉर्मूला में आपके लिए कौन कौन से डेटा आपको चाहिए। यदि वो सारी वैल्यूज आप पुट कर पाते हैं तो बस फिर उसके बाद तो कैलकुलेशन बच जाती हैं। आप यहाँ पे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। क्यों, क्योंकि एग्जाम में आपको अब ये आप प्रैक्टिस रट के तो जाएंगे नहीं, ये केवल आपकी स्पीड को फास्ट कर सकता है, बाकी इस प्रैक्टिस को आप रट के तो जाएंगे नहीं, वहाँ पे आपको अलग से प्रैक्टिस फिर भी करनी ही होगी। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप फाइनल आंसर तक एक बार अगर आपको लगता है कि हम फाइनल आंसर तक पहुँच सकते हैं तो आप इस पर अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपके पास, डिफाइन द फॉलोइंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन। बेटा सीबीएसई में यहाँ से सवाल कम बनता है, लेकिन फॉरेन बोर्ड में और ऑल इंडिया बोर्ड में या दिल्ली बोर्ड में सवाल यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी का भी मतलब क्या है यहाँ पे, कि जब भी आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं तो आप ये जानते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को कराने के लिए जब भी हम कर्व ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व कुछ इस तरह से कर्व ड्रॉ कर होके आता है। यानी कि यहाँ पे आप एनर्जी का कंजप्शन देखें तो जब आप कैटालिस्ट प्रेजेंट लेके चलें, जब आपके पास कैटालिस्ट प्रेजेंट हो तो जो रिएक्शन होके आती है ना बेटा, वो कम डिस्टेंस का पाथ फॉलो करती है, और जब आप कैटालिस्ट लेके नहीं चलते हैं तो रिएक्शन हमेशा ज़्यादा एनर्जी का पाथ फॉलो करती है। ठीक है बात। कैटालिस्ट प्रेजेंट होने की वजह से होता क्या है, कैटालिस्ट प्रेजेंट होने की वजह से ये जो एनर्जी का गैप है जिसे कहते हैं हम बेटा एक्टिवेशन एनर्जी, ये एक्टिवेशन एनर्जी का गैप बेटा कम हो जाता है। एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, किसी भी रिएक्शन के पार्टिकल्स को यदि आप चाहते हैं कि वो रिएक्शन करें, यानी कि आप चाह रहे हैं कोई भी रिएक्टेंट है आपके पास, वो रिएक्टेंट रिएक्शन में हिस्सा ले या रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे, तो उन पार्टिकल्स के पास में बेटा एक्टिवेशन एनर्जी होनी चाहिए। वो मिनिमम एनर्जी जो किसी भी पार्टिकल के पास में हो टू पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन, इसी को बोला जाता है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी। यानी कि दुनिया के हर पार्टिकल के पास में बेटा एवरेज एनर्जी पाई जाती है। यदि आप उसकी एवरेज एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी देके और ज़्यादा बढ़ाएं तो एवरेज एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बेटा एक्टिवेशन एनर्जी के अंदर। अब जितने पार्टिकल के पास में एक्टिवेशन एनर्जी है केवल वही पार्टिकल एनर्जी रिएक्शन में हिस्सा लेंगे। लेकिन बेटा एक एनर्जी और होती है जिसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या करती है, जब आप एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ाते हैं किसी भी पार्टिकल्स की तो एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ने के बाद में कितनी हो जाती है बेटा, थ्रेशोल्ड के बराबर हो जाती है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी वो एनर्जी है जिस एनर्जी पे कोई भी रिएक्टेंट का पार्टिकल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए अगला सवाल कह रहा है आपसे, विल द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड अपॉन टी इफ द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन इज 0। यदि आपने किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर दिया बेटा, 0 कर दिया, तो क्या किसी भी रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा? आप ये कहेंगे कि अगर एक फॉर्मूला होता है बेटा K इज इक्वल्स टू A e टू दी पावर माइनस EA अपॉन RT। ठीक है बेटा, यदि आपने यहाँ से इस एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को 0 करा दिया तो आप कहेंगे इस K पे क्या फर्क पड़ेगा। हम जानते हैं कि R इज इक्वल्स टू होता है K ए टू दी पावर अल्फा और B टू दी पावर बीटा। यानी कि यदि आप टेम्परेचर और रेट ऑफ रिएक्शन का डायरेक्ट रिलेशन देखें तो बेटा डायरेक्ट रिलेशन कोई नहीं होता है, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा किसके, K के। जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ज़्यादा बढ़ती है, जितना रेट कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ती है उतनी ही किसी भी रिएक्शन के रेट भी बढ़ जाती है। यदि आप इस इक्वेशन में गौर से देखें
तो उसने बोला है कि यदि आप एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 करा दें, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 होते ही ये पूरा का पूरा टर्म 0 बन जाता है। मीन्स टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा लीजिए, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू यदि 0 है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है बात। चलिए, तो यहीं तक थी हमारी सारे क्वेश्चंस। तो कैसी लगी आपको वीडियो? हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में बेटा इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस और बन सकते हैं या कुछ पोर्शन वो जो रह गया है जहाँ से क्वेश्चन और भी आए हैं एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चंस हम अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे। अगली वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से बनने वाले सारे कर्व वहाँ पे समझा रहा हूँगा और इनकी सारी इंटीग्रेटेड रेटिक्वेशन और इनके सारे फॉर्मूला। ठीक है, तो बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।